Hello students, this is question number 13 of paper 1 JEE 2022। तो यहाँ पर कॉनिक सेक्शंस है ये प्रॉब्लम। तो पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और s उसका फोकस है। और अब इस पैराबोला पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए पॉइंट p -2, 1 से। और ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैराबोला को मीट कर रही है पॉइंट p1 एंड p2 पर। इसके बाद दिया हुआ है कि q1 एंड q2 बी द पॉइंट्स ऑन लाइन्स sp1 एंड sp2। तो अपन ने लाइन sp1 बनाई, तो ये जो लाइन sp1 थी इसको एक्सटेंड कर दिया और इस sp1 पे p से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज pq1, और q1 लाई कर रहा है sp1 पर। इसी तरह से जो pq2 है वो परपेंडिकुलर है sp2 पर, तो sp2 को भी एक्सटेंड कर दिया और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया pq2, तो वो बन गया आपका पॉइंट q2। अब आपसे ये वेरियस ABCD ऑप्शंस पूछें तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि जो मैं पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जिसके अंदर a की वैल्यू 1 दे रखी है, हम इसके लिए -2, 1 से टेंजेंट निकाल सकते हैं और उस टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 इक्वल्स टू mx + 2। ठीक है, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू mx + 2m + 1। टेंजेंट होने की कंडीशन दैट इज c इक्वल्स टू a/m, तो 2m + 1 जो है वो 1/m के बराबर होगा। एक क्वाड्रेटिक बनेगी 2m² + m - 1 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स लिख लेंगे, दैट इज 2m - 1 और m + 1 इक्वल्स टू 0। तो m की एक वैल्यू आपकी -1 आएगी और m की एक वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के, वो आपके a/m², 2a/m होंगे। तो उससे अगर हम पॉइंट देखें तो a/m², 2a/m, तो अगर m की वैल्यू हाफ लेते हैं तो फॉर m इक्वल्स टू हाफ आपको जो पॉइंट मिलेगा, a तो 1 है ही सी आपका, a को 1 डालें m को हाफ डालें तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पर भी m को हाफ डालें a को 1 डालें तो ये भी 4 बन जाएगा। तो एक तो आपका पॉइंट p1 बन गया 4,4। इसी तरह से अगर m को अपन -1 डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1, a1 है इसे यहाँ पर -2, तो ये 1, -2 आपका पॉइंट p2 बन जाएगा, दैट इज 1, -2। ठीक है, p1 p2 निकल गया। अब हमें निकालना है sq1, q1 q2, pq1 और sq2। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे sq2 निकालना है तो उसके लिए मुझे sp2 जो लाइन है sp2 उसमें p से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। लाइन sp2 किसके बराबर है? लाइन sp2 है हमारी, अगर मैं sp2 लाइन की इक्वेशन लिखूं, लाइन sp2, तो दैट इज सिंपली x इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिख रही है। अब यहां से pq2, जो pq2 है परपेंडिकुलर है, तो उसमें भी देखो तो y इक्वल्स टू 1, तो जो पॉइंट q2 होगा वो तो सीधे सीधे 1, 1 बन गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं sp1 की इक्वेशन निकाल लेता हूं, तो sp1 की इक्वेशन क्या आएगी? sp1 की इक्वेशन 1, 0 से पास हो रहा है, तो y - 0, स्लोप sp1 का 4 - 0, 4 - 1 3, 4/3 इंटू x - 1, ये बन जाएगी आपकी 4x - 3y - 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे अगर pq1 निकालना है जो कि एक ऑप्शन है, तो pq1 का मतलब पॉइंट p से sp1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट p -2, 1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज pq1, वो कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 -3 -4 अपॉन √a² + b², दैट इज 5 का मॉड, ये कितना बन जाएगा -8 और -7 -15 -15/5 -3 और उसका मॉड 3। तो एक ऑप्शन तो आपका आ गया pq1 इक्वल्स टू 3। अब हम sq1 निकाल सकते हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर मैं sq1 को देखूं तो sq1 की जो लेंथ है sq1, तो यहां से यहां तक की लेंथ निकाल सकता हूं, 90 डिग्री है, और ये आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। इसकी भी लेंथ निकाल सकता हूं, तो ये लेंथ तो कितनी आ गई आपकी 3, और यहां से यहां तक की लेंथ यानी PS,
तो जो पी एस की लेंथ है वो आपकी आ जाएगी 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 यानी √10। तो ये लेंथ आपकी √10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ अगर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये जो लेंथ आएगी आपकी SQ1 वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो SQ1 = 1, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपको SQ2 निकालना है। SQ2 लाइन परपेंडिकुलर भी है और कोऑर्डिनेट 1, 1 है, तो SQ2 की वैल्यू सीधे ही 1 हो गई। अब आपको Q1 Q2 निकालना है। बच्चों Q1 Q2 निकालने के लिए आप देखो इस फिगर को ध्यान से, ये वाला फिगर। ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसा है, इस तरह से मान लेते हैं ये P है, ये S है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, और आपने PQ2 जो है, अगर मैं PQ2 निकालूंगा, ये भी काइट है, ये भी 3 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अगर, और वो दिख भी रहा है 3 के बराबर है, कि ये -2 और 1 है। अब अगर मुझे Q1 Q2 निकालना है तो मैं एरियाज को कंपेयर कर सकता हूं। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया आएगा एक तरह से वो आ जाएगा अपना हाफ इंटू 3 इंटू 1, और यही एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि ये टोटल लेंथ आपकी Q1 Q2 है और ये उसकी हाफ है। दिस इज हाफ ऑफ Q1 Q2, ये वाली लेंथ जो है ये Q1 Q2 का हाफ है, और बेस मेरा PS, तो दिस इज हाफ, PS का मतलब √10, और जो मेरा हाइट है वो Q1 Q2/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ जाएगी, 6/√10। ठीक है, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दें तो 6√10/10 दैट बिकम्स 3√10/5। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू निकालने का एक तरीका, आसान तरीका आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q1 Q2 निकाल कर भी Q1 Q2 की लेंथ निकाल सकते थे। तो ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, पर ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है। बच्चों ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है। अगर समझ आ जाएगी तो बहुत ही सिंपल है। यहां दिया हुआ है कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ M डिनोट्स द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है थीटा का, और यहां पर G जो है वो 0 से π/2 है, और इस तरह से डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, G थीटा हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। फिर बाद में बोला है कि ये F थीटा जो है दो डिटरमिनेंट का सम दिया हुआ है, और बाद में Px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स G थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो G थीटा निकालना है, G थीटा को निकालने के लिए F थीटा निकालना है। तो F थीटा जो है वो डिटरमिनेंट की मदद से निकलेगा। अगर आप ध्यान से डिटरमिनेंट को देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो साइन पाई है इसकी वैल्यू कितनी, 0। कॉस π/2 की वैल्यू कितनी, ये भी 0। tan पाई की वैल्यू कितनी, ये भी 0। आप देखो डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हैं आपको, 0 हैं। इसका मतलब शायद हो सकता है ये डिटरमिनेंट जो है ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये cos थीटा + π/4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है -sin थीटा - π/4। ठीक है, इसी तरह से tan थीटा - π/4 को लिखा जा सकता है -cot थीटा + π/4, और ये जो log 4/π है इसे लिखा जा सकता है -log π/4। तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के, तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आपकी 0 के बराबर हो गई। तो एक पार्ट तो खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये F थीटा बचा। इस F थीटा में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ρ3 को यदि ρ1 के साथ ऐड कर दोगे तो आपको सीधे यहां पर 0, इस वाले एलिमेंट का नेचर 0 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे आपका डिटरमिनेंट ऐसा बन जाएगा 0, इसको ऐड करोगे ये 0, 1 + 1 2, और आपका डिटरमिनेंट 1 sin थीटा 1 और sin थीटा 1 और sin थीटा में रिड्यूस हो जाएगा। आगे हाफ लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर कर हम F थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर आ रही होगी, F थीटा की वैल्यू हाफ। हम ρ3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये -sin थीटा था। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करेंगे तो 2 × 1 + sin² थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और ये आपका 1 + sin² थीटा के बराबर बन गया, दैट इज F थीटा। तो पहला काम तो आपने कंप्लीट कर लिया कि आपने F थीटा निकाल दिया।
अब आप किसे निकालेंगे, जी थीटा को। तो जी थीटा निकालने के लिए आपके पास पहली टर्म में एफ थीटा -1 और एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 है। तो अगर ये एफ थीटा है तो यहां से सबसे पहले एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा निकालेंगे तो वो 1 प्लस यहां पे π/2 माइनस थीटा डालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है इसको भी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट में एफ थीटा -1, तो एफ थीटा -1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एफ π/2 माइनस थीटा -1 दैट इज अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, जिसे अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ cos थीटा। और ये भी हमें गिवन है कि जो थीटा है हमारा जी थीटा में वो 0 से π/2 है, तो हमारे दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये हमारा फंक्शन बन गया जी थीटा। अब हमें जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल फंक्शन है साइन थीटा प्लस cos थीटा, और 0 से π/2 में मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैक्सिमम मिनिमम आपकी 0 से π/2 में, तो मैक्सिमम तो डेफिनेटली √2 होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपको 0 से π/2 निकालनी है, तो आप साइन थीटा प्लस cos थीटा को √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस π/4 लिख सकते हैं। तो जब आप थीटा को 0 डालेंगे तो आपकी वैल्यू √2 टाइम्स साइन π/4 यानी कि √2 इंटू 1/√2 जो कि 1 आ जाएगी, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपकी रेंज आ गई 1 से लेकर √2 तक। तो जी थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गई, और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये एक पॉलिनोमियल है px, ये उसके रूट्स और ये पॉलिनोमियल नेचर में क्वाड्रेटिक है। तो अपन px को क्या लिख सकते हैं, अपन px को इसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक रूट है आपका x-1, एक रूट है आपका √2। ठीक है, अब पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोएफिशिएंट का पता नहीं है तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपन k मान लेते हैं। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है जिससे हम k निकाल सकते हैं कि p ऑफ 2 2 माइनस √2 है, तो जैसे x को 2 डालेंगे तो p ऑफ 2 की वैल्यू 2 - 1 2 माइनस √2 k, और p ऑफ 2 की वैल्यू आपकी 2 माइनस √2 है, तो जैसे इसको 2 माइनस √2 के बराबर करेंगे हमारे k की वैल्यू जो है यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें बहुत क्लियरली पता लग गया कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x-1, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया x-1 और x-√2। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हमसे बोला गया है कि ये ABCD जो ऑप्शन है हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा था कि ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, जिसका एक रूट, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा जिसका एक रूट 1 और √2 होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी x की वैल्यूज यदि 1 से √2 के बीच में होगी तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, अगर √2 और 1 के बाहर होगी तो पॉजिटिव होगी। तो एक एक ऑप्शन हम चेक करेंगे। 3 + √2/4, √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4, 4.4, 4.4 को 4 से डिवाइड करें तो 1.1 जो कि √2 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू जो है हमारी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव होगी, क्योंकि 1 से तो बड़ा है पर √2 से छोटा है, तो ये कहीं यहाँ लाई करेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही 1 + 3 √2/4, 3 √2 का मतलब 3 × 1.4, 3 × 1.4 का मतलब 4.2, 4.2 + 1 5.2, 5.2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 के आसपास आएगा, वो भी √2 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, यानी उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ऐसे ही 5 √2 - 1/4, अगेन √2 की वैल्यू 1.4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 - 1 6, 6/4 3/2 दैट इज 1.5, जो कि √2 से बड़ी है। जब √2 से बड़ी है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट। डी की बात करें, 5 - √2/4, √2 की वैल्यू फिर से 1.4, 5 में से 1.4 गया 3.6, 3.6 डिवाइड बाय 4 जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो वैल्यू फिर से पॉजिटिव, और जब वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ लेस देन 0 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम पेपर 1 और ये पेपर 1 का शायद सबसे इजी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड। बस केवल थोड़ा सा आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ काम करना है। हमें मैट्रिक्स टाइप दिया हुआ है और हमें मैचिंग कराकर सही ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखी है, उसमें x की डोमेन दे रखी है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो ये चारों इक्वेशन जो हैं ये हमने लिख दी। तो जो सबसे पहली इक्वेशन है दैट इज cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करना सिंपल है। इसे सीधे क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1। और फिर क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 यानी कि खुद cos π/4। और अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। उससे हमारे x की एक वैल्यू, जब π/4 उधर शिफ्ट होगा तो 2nπ बन जाएगा, और एक वैल्यू x की जब π/4 ऐड होगा तो 2nπ प्लस π/2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमको दिए गए इंटरवल में, ये जो इंटरवल हमें दिया हुआ है इसमें कितने सोल्यूशन। यहां पर n को 0 डालें तो एक सोल्यूशन तो 0 बन गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं कि 2π और -2π तो दिए गए इंटरवल के बाहर है। यहां पर n को 0 डालें तो एक वैल्यू हमारी यहां पर π/2 बन गई। ठीक है ना। फिर n को 1 डालेंगे तो 2π से बड़ी हो जाएगी और -1 डालेंगे तो -2π/3 से छोटी हो जाएगी। तो दिए गए रेंज में हमारे दो ही सोल्यूशन है, एक 0 और एक π/2। तो इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस है वो तो हमारे कितने आ गए, 2 सोल्यूशंस आ गए। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखें। √3 tan 3x इक्वल्स टू 1, यानी सिंपल tan 3x इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 का मतलब tan 30 यानी π/6। दिस इज tan 3x। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो 3x इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा दैट इज π/6। और x की अगर वैल्यू निकालें तो एलसीएम भी 6 ले लें, ये 18 हो जाएगा और ये 6n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, यहां तक की बात भी क्लियर। अब फिर से वही चेक करना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। अगर n को 0 डालें तो n को 0 डालने पर कितना, π/18। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो π/18 हो गया। n को 1 डालेंगे तो 7π/18 जो कि 5π/18 से बड़ा है। n को -1 डालेंगे तो -6 प्लस 1 दैट इज -5π/18। तो ये हमारे -5/18 जो है 5π/18 ये भी हमारा इस रेंज को बिलोंग करता है, तो ये भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है, आप जैसे अब n की वैल्यू -2 डालेंगे या बड़ी डालेंगे तो वो हमारी रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 2। तो इसके भी सॉल्यूशन पता लगे कितने, 2। तीसरी इक्वेशन 2 cos 2x इक्वल्स टू √3। तो इसका मतलब क्या, cos 2x की वैल्यू कितनी, √3/2। √3/2 का मतलब cos 30 डिग्री यानी π/6। तो 2x इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/6। तो x की वैल्यू कितनी, nπ प्लस माइनस π/12। ठीक है, अब हमें रेंज दे रखी है x की -6π/5 से 6π/5। तो अगर 6π/5 को देखें तो ये 36 × 6 216 डिग्री के आसपास है। तो -216 डिग्री से +216 डिग्री। तो यहां पर जैसे हम n को 0 डालेंगे तो प्लस माइनस π/12 जो कि 15 डिग्री के बराबर है। दोनों सॉल्यूशन हमारी रेंज में। n को यदि हम 1 डालेंगे तो पाई प्लस माइनस π/12 यानी 180 प्लस 15 195 जो कि हमारी फिर से रेंज में, क्योंकि 216 डिग्री है। ये दोनों भी हमारे सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह से अगर n को -1 डालें तो -π प्लस माइनस π/12 ये दोनों भी हमारी रेंज में। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, 6 सॉल्यूशन। अब यदि आप n की वैल्यू 2 या -2 डालेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारी रेंज के बाहर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 6। और ये फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो sin x माइनस cos x 1 दिया हुआ है
तो इसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू -1। इसे क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स cos x प्लस π/4 इक्वल्स टू -1। ये बन जाएगा cos x प्लस π/4 इक्वल्स टू -1/√2, और -1/√2 किसके बराबर, cos 3 π/4 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्लस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4। एक बार π/4 उधर जाएगा तो 3 π/4 में से π/4 का तो π/2, यानी एक वैल्यू तो 2n पाई प्लस π/2, और एक बार π/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 π/4 और माइनस π/4 यानी माइनस पाई, तो x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई, दैट इज 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, अब हमें जो इंटरवल दिया हुआ है इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है 7 π/4 का मतलब π/4 यानी 45 डिग्री, और 7 इंटू 45 डिग्री यानी 315, यानी एक तरह से -315 डिग्री से 315 डिग्री प्लस तक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज देखें तो सबसे पहले अगर n को 0 डालें तो एक सोल्यूशन तो सीधे सीधे π/2 90 डिग्री जो कि दिए हुए रेंज में है, फिर अगर 1 डालें तो 2 पाई प्लस π/2 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, -1 डालें तो -2 पाई प्लस π/2 यानी -3 π/2, दैट इज -270 डिग्री जो कि गिवन रेंज में है। यहां देखें n को 0 डालें तो -पाई, यस रेंज में है, 1 डालें तो वैल्यू पाई, वो भी रेंज में है, 2 डालेंगे तो 3 पाई, -2 डालेंगे तो -5 पाई जो कि रेंज के बाहर है, तो आगे डालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे टोटल सोल्यूशन इस इक्वेशन के कितने हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए। तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसके 2 सोल्यूशन, इसके 2, इसके 6 और इसके कितने सोल्यूशन निकल गए, इसके टोटल 4 सोल्यूशन निकल गए। तो जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इस ऑप्शन में से हमें मैच कराना है। ठीक है, तो इसके 2 सोल्यूशन निकले थे, 2 का मतलब ये रहे 2 सोल्यूशन, दूसरे वाले के भी 2 सोल्यूशन निकले थे, तीसरे वाली इक्वेशन के हमारे 6 सोल्यूशन निकले थे यानी टी, और चौथे वाले के हमारे 4 सोल्यूशन निकले थे दैट इज आर। तो किससे मैच कर रहा है, अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो फर्स्ट का पी करेक्ट, सेकंड का पी दैट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड का टी दैट इज करेक्ट, फोर्थ का आर दैट इज करेक्ट। तो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।